हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 2 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज पूरे बजट के बारे में बात करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स में कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या बजट पेश की गई है वो सब के बारे में कहा गया है। सो ये वीडियो को एंड तक देखें और ज़रूर देखें, ये नॉलेज के लिए भी अच्छा है। और ये थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको बजट के बारे में, जो जो बजट निकाला गया है, वो सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। हर एक सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, हर एक के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट पॉइंट, Nirmala Sitharaman present first ever paperless budget. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday presented the first ever paperless budget amidst a walkout by members of the former National Democratic Alliance constituents, the Shiromani Akali Dal and Rashtriya Loktantrik Party Chief Hanuman Beniwal. So, ये बजट के इतिहास में पहली बार है कि फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट निकाली गई है। निर्मला सीतारमन जी ने पेपरलेस बजट पेश किया। मिस सीतारमन, who had started a new tradition of carrying her budget speech in a bahi khata ledger book instead of a briefcase. तो जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, वो सब ब्रीफकेस में, एक जो ब्रीफकेस होती थी उसमें बजट की जो स्पीच होती है, जो पेपर्स होते हैं, वो लेके आते थे। लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने हमेशा लेजर बुक लाते थे, उसमें उनका सब बजट स्पीच उसमें होता था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना टैब लेके आए और वो टैब में बजट था और वो टैब से बजट को पेश की। तो वो एक डिजिटल बजट बन गया। फर्स्ट एवर फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ किया। रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ 1.1 lakh crore rupees for railways. The railways, which were hit badly by the pandemic, had earlier estimated 2020-2021 revenue to be more than 2.25 lakh crore rupees. So रेलवे को सबसे बड़ा झटका लगा था कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। और 2020-21 में ये एस्टिमेट किया गया था कि इस साल रेवेन्यू 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू 2.25 लाख करोड़ रुपीस होगा। While the passengers' earnings for 2020-2021 have been revised to 15,000 crore rupees as against 61,000 crore rupees. Revised estimates for goods earnings is about 1.24 lakh crore rupees as against the budget estimation of 1.37 lakh crore rupees. So 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो पैसेंजर अर्निंग था 15,000 करोड़ रुपीस। मतलब 15,000 करोड़ रुपीस सिर्फ जो पैसेंजर्स ट्रेन यूज की गई थी उसमें से 15,000 करोड़ रुपीस अर्न हुई थी, जो कि 61,000 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। और जो गुड्स ट्रांसफर होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जो ट्रेन के जरिए हम लोग जो गुड्स और सर्विस भेजते हैं, तो वो गुड्स 1.37 लाख करोड़ रुपीस होना चाहिए था, जो हुआ 1.24 लाख करोड़ रुपीस। तो ये पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा गिर गया था। सो फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द रेलवेज हैव केप्ट रेवेन्यू एस्टिमेट्स द सेम एज फॉर 2020-21। सो अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021-22 के लिए रेलवेज ने सेम एस्टिमेशन रखा है, जो लास्ट ईयर था वही रखा है, कोई बढ़ाया नहीं गया। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सेक्टर। और हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या बजट पेश किया गया वो आप पढ़िए। 137% increase in health and well-being spend. Finance Minister Nirmala Sitharaman said in her budget speech that the government expected to spend 2,23,846 crore rupees in the coming year on the health and well-being, a 137% increase from the last year. So health sector में finance minister ने कहा कि coming financial year में 2,23,846 करोड़ रुपीस स्पेंड करेंगी, जो पिछले साल से 137% ज्यादा है। This includes a
60,000 crore rupees outlay on drinking water and sanitation. So ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए 60,000 crore rupees स्पेंड की जाएगी. A 2,700 crore rupees outlay on nutrition. Both of these are handled by separate ministries. Nearly 49,000 crores as finance commission grant and 35,000 crore towards vaccination. So न्यूट्रिशन के लिए जो न्यूट्रिशन फूड दी जाती है, न्यूट्रिशन के लिए 2,700 करोड़ रुपीस दी जाएगी. और फाइनेंस कमीशन के लिए 49,000 करोड़ रुपीस दी जाएगी. एंड वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपीस दी जाएगी. सो टोटल 2,23,846 करोड़ रुपीस स्पेंड की जाएगी नेक्स्ट ईयर. Next, 50,000 crore rupees for National Research Foundation. Finance Minister Nirmala Sitharaman earmarked 50,000 crore rupees over 5 years for the creation of National Research Foundation, an umbrella body that is expected to fund research across range of disciplines from science and technology to humanities. So, एक फाउंडेशन तैयार की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये तैयार करने में 5 इयर्स के लिए 50,000 करोड़ रुपीस स्पेंड की जाएगी ये फाउंडेशन के लिए, ताकि ये लोग ये फंड को यूज कर सके रिसर्च करने के लिए. क्या क्या रिसर्च करने के लिए? साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर ह्यूमैनिटीज तक जितने भी रिसर्च है, ये एक अम्ब्रेला टाइप बॉडी बनाई गई है ताकि ये हर एक डिसिप्लिन में रिसर्च कर सके. सिर्फ और सिर्फ साइंस में नहीं, मेडिसिन में नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटीज तक भी हर एक जगह research कर सके. Ms. Sitharaman had first announced such foundation in her 2019 budget speech after it was proposed in a draft of India's new education policy. तो 2019 बजट में जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली गई थी, वैसे ही यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए भी अपील किया गया है. नेक्स्ट, बजट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रिंक्स. The budget allocated for the Ministry of Women and Child Development shrank to 0.7% of the budget announced on Monday, according to leading economists. So, Ministry of Women and Development को जो बजट allocate किया जाता है, उसमें देखा गया 0.7% गिर गया है. The ministry received 24,430 crore rupees for fiscal year 2022. 2021 से 22 तक के लिए 24,430 करोड़ रुपीस दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, विच वॉज 0.7% ऑफ द बजट. सो लास्ट ईयर में जो अनाउंस किया गया था 30,007 करोड़ रुपीस का, इस साल 24,430 करोड़ रुपीस दिया गया. देखा गया है कि पिछले साल से कम दिया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट, Water Supply Swachh Bharat 2.0 missions for urban areas. The government would launch a mission to provide universal water supply to areas under all the 4,378 urban local bodies, and the next phase of the Swachh Bharat mission focusing on management of sludge, wastewater and construction and demolition waste in cities. So, government ने ये अनाउंस किया कि वो लोग एक मिशन लॉन्च करने वाली है, जैसे कि स्वच्छ भारत एक मिशन लॉन्च किया गया था सफाई के लिए, स्वच्छता करने के लिए, वैसे एक और मिशन की जाएगी जो वाटर सप्लाई के ऊपर नजर रखेगी. तो ये क्या होगा? इसमें यूनिवर्सल वाटर सप्लाई होगा, मतलब 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में वाटर सप्लाई की जाएगी एरियाज में. और स्वच्छ भारत का न्यू मिशन चालू होगा, जिसे स्वच्छ भारत 2.0 कहा गया है, सेकेंड वर्जन कहा गया है, जो फोकस करेगी मैनेजमेंट ऑफ स्लज वेस्ट वाटर. स्लज जो इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट होती है, फिर वेस्ट वाटर होती है, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट का जो वेस्ट होता है, वो सबको डिस्पोज करने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत 2.0 स्टार्ट किया जाएगा. तो इसके लिए भी बजट पेश किया गया. द जल जीवन मिशन, जो अर्बन एरियाज में जो वाटर मिशन स्टार्ट हुआ था, जल जीवन मिशन. द जल जीवन मिशन विल बी लॉन्च्ड. इट एम्स एट यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज. 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में, अर्बन एरियाज में, ये हर एक घर पे
वाटर प्रोवाइड करेगी विथ 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। 2.86 करोड़ घर पे कल लगाई जाएगी, टैप कनेक्शन दी जाएगी, एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 एमरूट सिटीज। तो 500 एमरूट सिटीज में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जाएगा। दिस मिशन वुड बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 years। 5 साल में ये मिशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर एक जगह में, मतलब 4378 अर्बन लोकल बॉडी में ये इम्प्लीमेंट करते करते 5 years लग जाएगी, जहां पे फुल एक्सपेंडिचर, फुल खर्चा होने वाला है 2.87 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। बजट सेंड्स मिक्स सिग्नल ऑन फार्म सेक्टर। The union budget sent mixed signals to the tens of thousands of farmers who have been protesting on Delhi's border for the last 2 months and the wider agriculture community. So एग्रीकल्चर में जो बजट पेश किया गया वो थोड़ा मिक्स्ड इमोशन था, मतलब एक जगह सही है तो एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा कुछ। So on the one hand, the budget allocation for Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare was slashed 8.5% in 2021-22. So डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन और फार्मर्स वेलफेयर के लिए जो बजट एलोकेट किया गया, जो बजट दिया गया, वो 8.5% कम है। पिछले साल से 8.5% घट गया। द फ्लैगशिप पीएम किसान स्कीम meant to provide income support to farmers saw a 13% drop in its budget. So पीएम किसान स्कीम जो था, जो फार्मर्स को इनकम प्रोवाइड करती है, जो फार्मर्स का इनकम होता है उसमें से आता है, उसमें देखा गया 13% ड्रॉप है। बजट में पीएम किसान स्कीम में 13% गिर चुका है, 13%, विच इज 10,000 करोड़ रुपीस लोअर देन द लास्ट ईयर इनिशियल एलोकेशन। तो लास्ट ईयर में जितनी बजट एलोकेट की गई थी उससे 10,000 करोड़ रुपीस कम है, कम एलोकेट किया गया इस साल। She also announced an agriculture infrastructure development cess to be levied on petrol, diesel, gold and other imports to improve facilities for production, conservation and processing of farm produce and thus ensure enhanced remuneration for farmers. So वहां पे फार्मर्स वेलफेयर के लिए पीएम किसान स्कीम में से पैसे घट गए, पैसे घटा दी गई, लेकिन दूसरी जगह पे ये देखा गया जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तैयार किया गया, मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक टैक्स तैयार किया गया, जो टैक्स पेट्रोल, डीजल, गोल्ड एंड अदर इम्पोर्ट्स आइटम, मतलब जो बाहर से आइटम आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया गया, उनके ऊपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टैक्स जो होता है वो लगाया गया। मतलब पेट्रोल, डीजल, गोल्ड और अदर इम्पोर्ट्स आइटम में से जो टैक्स उठेगी वो टैक्स फार्मर्स के लिए रेम्यूनेट की जाएगी, वो फार्मर्स के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी जाएगी, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट, फूड सब्सिडी बजट set to almost 2.43 lakh crore rupees. The food subsidy bill spiked sharply this year from 1.15 lakh crores in the 2020-21 budget estimates to 4.2 lakh crores in the revised estimates. So फूड सब्सिडी मतलब जो फूड फ्री में दी जाती है या फिर जब भी कोई फूड लिया जाता है तो उसमें से जो सब्सिडी पैसे मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुकिंग गैस अगर खरीदते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलता है, तो वैसे ही बहुत जगह फ्री फूड ग्रेन्स भी मिलते हैं। तो कोविड-19 के वजह से बहुत जगह पे फ्री फूड देने के लिए गवर्नमेंट को नया स्टेप्स उठाना पड़ा था कि जितने वो देते थे उससे ज्यादा देना पड़ा था। सो 2020-21 बजट में जो सब्सिडी का 1.15 लाख करोड़ रुपीस का एस्टिमेट था वो हो गया था 4.22 लाख करोड़ रुपीस कोविड-19 के वजह से, reflecting the additional cost of free food grains distribution in the wake of COVID-19 pandemic, as well as government's decision to pay the Food Corporation of India burgeoning loans and return to budgetary transfers to fund the food subsidy bill. So फूड कॉर्पोरेशन इंडिया को भी लोन दिया गया था और सब्सिडी बिल के लिए भी बजटरी ट्रांसफर किया गया था। इसकी वजह से 1.15 लाख रुपीस
बढ़ गया था 4.22 लाख रुपीस में। In 2021-22, the food subsidy budget has been set to almost 2.43 lakh rupees. तो देखा जाए जो 1.15 लाख करोड़ रुपीस में जो सब्सिडी बिल था 2021-22 में 2.43 लाख करोड़ रुपीस में बजट किया गया। Economics welcomes the center's move, saying it would help clean up the government's account and improve the financial health of the Food Corporation of India. So economics का कहना है कि ये जो मूव किया गया है ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगी अकाउंट को क्लियर करने में और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी फाइनेंशियली ये हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट, 5 fishing harbors to be modernized. 5 major fishing harbors will see substantial investment for modernization and development, according to Finance Minister Nirmala Sitharaman's budget speech on Monday. So, निर्मला सीतारमण जी के बजट स्पीच में कहा गया कि 5 फिशिंग हार्बर जहां पे फिशिंग की जाती है वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उसे और भी ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा और उसमें और भी ज्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा। तो टू स्टार्ट विथ 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेटुआ घाट विल बी डेवलप्ड एज हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो फिशिंग हार्बर के लिए 5 फिशिंग हार्बर को मेन हब बनाया जाएगा, मतलब एक मेन सेंटर टाइप बनाया जाएगा कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट को। We will also develop inland fishing harbors and fishing landing centers along the banks of rivers and waterways. तो rivers और waterways के जो आसपास जितने भी inland areas है वहां पे inland fishing harbor भी बनाई जाएगी। Overall, the fisheries department saw an increase in budget allocations from 825 crore rupees in 2020-21 to 1220 crore rupees in 2021-22. So फिशरीज डिपार्टमेंट को जो बजट एलोकेट किया गया है इस साल 2021-22 में वो है 1220 करोड़ रुपीस, जो लास्ट ईयर से ज्यादा है। जो लास्ट ईयर में किया गया था वो है 825 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट इज डिफेंस सेक्टर, और डिफेंस में क्या बजट पेश किया गया वो देखते हैं। LAC line of actual control standoff factored in for defense outlay. Against the backdrop of the standoff with China and an impetus for military modernization, the allocation for capital expenditure in the defense budget saw an increase of 21,326 crore rupees or 18.75% from the budget estimates of 2020-21. So, चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ हो रहा है, जो भिड़न चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में, सो उसके आधार पे मिलिट्री और ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री को और भी ज्यादा फंड्स एलोकेट की जा रही है बजट में, ताकि वो और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, मिलिट्री को और ज्यादा ताकतवर बनाई जाए। तो लास्ट ईयर से 18.75% ज्यादा एलोकेट किया जा रहा है कैपिटल मिलिट्री को, जो कि है 21,326 करोड़ रुपीस, इतना बढ़ाया जा रहा है। दिस इज द हाईएस्ट इंक्रीज इन कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस इन द पास्ट 15 years, इट्स सेड। सो लास्ट 15 सालों में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज किया गया है डिफेंस की बजट को। इतना ज्यादा कभी भी कैपिटल नहीं दिया गया था डिफेंस को। Budget data also showed that the armed force got an additional allocation of 20,776 crore rupees under capital expenditure in 2020-21 for emergency procurements in the face of massive mobilization along the line of actual control. So 2020-21 में 20,776 crore rupees allocate किया गया था आर्म्ड फोर्स को, एडिशनल allocate किया गया था। इस साल उससे भी ज्यादा दिया गया। Next, non-lapsable fund for modernization mooted. The 15th Finance Commission has recommended the constitution of the dedicated non-lapsable modernization fund for defense and internal security to bridge the gap between projected budgetary requirements and the allocations for defense and internal security. So 15th Finance Commission ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड
का प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, रिकमेंड किया है उन लोगों ने कि एक मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी तैयार किया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो गैप है वो गैप को भरा जाएगा, और ये गैप होगा जो बजट प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब जो बजट दिया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, जो रिक्वायरमेंट है और जो दिया जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको भरा जाएगा मॉडर्नाइजेशन फंड ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के जरिए। So, the indicative size of the modernization fund for defense and internal security for 2021 to 2026 is 2,38,354 crore rupees, and the maximum recommended is 51,000 crore rupees a year, the commission said in its report. So, ये modernization fund जो है ये रखा जाएगा, इससे जो गैप है उसको फिल किया जाएगा। Next is social sector. Rural India's lifeline missing in budget speech. The scheme that has been described as the lifeline of rural India during the COVID-19 pandemic and lockdown was completely missing from Finance Minister's budget speech on Monday. So, जो रूरल एरिया का जो लाइफलाइन था, रूरल एरिया के बारे में जो बजट आने वाली थी, वो बजट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, पैंडेमिक हुआ है उसके लिए तो रूरल एरिया को और ज़्यादा हेल्प चाहिए था, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया बजट में। Unmentioned in the speech, the budget document showed that the allocations for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act scheme stood at 73,000 crore rupees in 2021-22, higher than the budget estimates for the previous year, but lower than the revised estimates. तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए जो स्कीम के लिए जो फंड दिए जाते हैं वो 73,000 करोड़ रुपीस दिया गया 2021-22 में। लास्ट ईयर से ज्यादा है, लेकिन जो रिवीजन हुआ, रिवीजन के बाद जो ज्यादा चाहिए था क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ज्यादा चाहिए था वो और नहीं दिया गया, जो था वही है। एक्टिविस्ट सपोर्टिंग Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act workers warned that rural distress provoked by pandemic was still continuing and would require additional fund for the rural job scheme. So ये कहा गया था कि कोविड-19 के बाद जो डिस्ट्रेस है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, अभी भी वो किसी का जहन से उतरा नहीं है, अभी भी सबके दिमाग में है, सबके लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, और बहुत किसी को जॉब नहीं मिला तो जॉब देने के लिए, रूरल जॉब देने के लिए और भी ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, पोर्टल टू कलेक्ट डेटा ऑन गिग वर्कर्स. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन on Monday announced the launch of a portal to collect information on gig, building and construction workers to formulate welfare schemes for migrant workers. So जितने भी गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स मतलब जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जो फूड डिलीवरी गाइज होते हैं, वो बिल्डिंग वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन सब के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया जो इनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी, और जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके वेलफेयर के लिए एक स्कीम तैयार की जाएगी, जो यहाँ जो एक जगह रहते हैं लेकिन दूसरे जगह जाके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्कीम तैयार की जाएगी। We have launched the One Nation One Ration Card scheme through which beneficiaries can claim their rations anywhere in the country. So जो नया स्कीम लॉन्च किया गया था, वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक नेशन एक राशन कार्ड होगा, वो राशन कार्ड के जरिए जो बेनिफिशियरीज है जिनको जरूरत है वो राशन कार्ड का, वो देश के किसी कोने में रहे उनको वहां पे राशन मिल जाएगा। Especially migrant workers in particular benefits from the scheme. Migrant workers जो रहते कहीं और है और कहीं और जाके काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर माइग्रेंट वर्कर्स नॉर्थ में रहते हैं, इंडिया के नॉर्थ में रहते हैं और वो साउथ में जाके काम कर रहे हैं, तो अगर उनके पास वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो वो साउथ में भी जाके अपने लिए राशन ले सकते हैं। Those staying away from the families can partially claim their rations where they are stationed, while their families in their native place can claim the rest. So एक और चीज किया गया है, जो साउथ में है वो अपना आधा राशन कलेक्ट कर सकता है और बाकी आधा जो फैमिलीज जो नॉर्थ में है वो बाकी आधा क्लेम कर सकती है। सो हाफ वो लोग दूसरे जगह से जाके क्लेम कर सकते हैं।
राशन उठा सकते हैं। द मिनिस्ट्री सेड द स्कीम वाज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with 69 crore people, which is 86% of the beneficiaries. The remaining 4 states and union territories would implement the scheme in the next few months. So 32 states और यूनियन टेरिटरीज ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, बाकी 4 स्टेट्स अभी भी नहीं किया गया है, 4 स्टेट यूनियन टेरिटरी वो लोग भी नेक्स्ट फ्यू मंथ में कर लेंगे। नेक्स्ट, न्यू स्कीम फॉर पब्लिक बसेस। In a boost to urban transport, Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech on Monday announced a new scheme for public buses and the expansion of the new metro network in Kochi, Chennai, Bengaluru, Nagpur and Nasik. So, बजट में नया स्कीम तैयार किया गया है पब्लिक बसेस के लिए। जो पब्लिक बस है उसके लिए नया स्कीम क्या तैयार किया गया है और नए मेट्रो नेटवर्क्स, न्यू मेट्रो रेलवे नेटवर्क्स के लिए भी एक्सपेंशन और भी बढ़ाया जाएगा। कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, नासिक में बढ़ाया जाएगा। A total of 702 kilometers of conventional metro lines were in operation and 1016 kilometers of metro and regional rapid transit system lines were under construction in 27 cities. So 702 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन की जाएगी, तैयार की जाएगी और 1016 किलोमीटर मेट्रो एंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी 27 सिटीज में। 2 न्यू मेट्रो टेक्नोलॉजीज, 2 नए मेट्रो टेक्नोलॉजीज तैयार की गई है। मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो will be used in tier 2 cities and the peripheral parts of tier 1 cities to provide connectivity at a lower cost compared to the conventional metro system. So metro light, metro neo tier 2 cities जो बड़े सिटीज है उसमें की जाएगी और टियर 1 सिटीज में लिए लोअर कॉस्ट में जो कनेक्शन होगी वो की जाएगी। नेक्स्ट, स्पेंडिंग इंक्रीजेस ऑन स्कीम्स ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट। Allocation for schemes for the welfare of the scheduled caste by all ministry went up by over 50% in budget 2021-22 compared to the previous year. Social Justice and Empowerment Minister Thwarchan Gehlot said on Monday. So scheduled caste के लिए जो बजट पेश की गई है, जो स्कीम पेश की गई है वो 50% से ज्यादा है। 2021-22 में प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर किया जाए तो 50% ज्यादा दिया गया है। मिस्टर गेहलोत said the allocation increased by 51.65% from 86,256.62 crore rupees in 2020-21 to 1,26,259.2 crore in 2021-22. So ये allocation increase किया गया है। This, he said, provided the government's mantra of सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास was working. तो ये कहा गया है कि ये जो मंत्र है ये काम कर रहा है और जो 83,000 करोड़ रुपीस जो दिया गया था अब इस साल 1,26,000 दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट को। इन हर बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन said the post matric scholarship scheme for scheduled caste students have been revamped. तो उन्होंने ये भी कहा जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम होता है शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए वो और ज्यादा अच्छा बनाया गया है। नेक्स्ट, सेंट्रल वार्सिटी टू कम अप इन लद्दाख। With Ladakh now being recognized as a separate union territory, the center proposes to set up a new central university in Leh. Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Monday. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब जबकि लद्दाख एक अपना यूनियन टेरिटरी बन चुका है तो वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तैयार की जानी चाहिए। तो लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तैयार की जाएगी। द एजुकेशनल मिनिस्ट्री intends to introduce the Central University of Ladakh bill in the second half of the current budget session of Parliament itself. तो पार्लियामेंट में जो सेकंड हाफ होगा करंट बजट सेशन का उसमें ये बिल पेश की जाएगी। The finance minister also said an announcement she made 2 years ago in her budget speech 2019-20, which would come to fruition this year as the center plans to introduce legislation to establish a new regulatory body, the Higher Education Commission of India. तो जैसे कि और भी ज्यादा रेगुलेटरी बॉडीज है एडुकेशन का, ICSE है, CBSE है, तो एक
HECI भी तैयार की जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये एक नया रेगुलेटरी बॉडी होगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक सेक्टर में क्या हुआ है? गवर्नमेंट होप्स टू कट फिस्कल डेफिसिट टू 4.5% by financial year 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman has pegged the fiscal deficit for 2021-22 at 6.8% of the GDP and aims to bring it back below the 4.5% mark by 2025-26. So, जो GDP बढ़ चुका था 6.8% जो दिखाई दे रहा है 2021-22 में, उसे अगले 2025-26 में 4.5% मार्क के नीचे लाया जाएगा। The original fiscal deficit target for 2020-21 was 3.5%. So, जो फिजिकल डेफिसिट है 2020-21 में जो टारगेट था 3.5% का, वो 3.5% तो नहीं रहा, वो 6.8% हो गया था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। However, in reality, the deficit has shot up in the high of 9.5% of the GDP due to impact of coronavirus. So, वैसे तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रही थी और कोरोना वायरस की वजह से और ज्यादा बढ़ गई थी, तो देखा गया था 9.5% तक ये ऊपर उठ गया था, जो कि बहुत ही खराब था। तो ये कोरोना वायरस के लिए हुआ था। तो अभी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट 2025-26 तक इसे 4.5% के नीचे लाएंगी। नेक्स्ट इज ऑटो सेक्टर वेलकम्स vehicle scrappage policy. Leading players in the automotive sector have welcomed the center's announcement on the voluntary vehicle scrappage policy to phase out old and unfit vehicles. While tabling the union budget for 2021-22, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the policy would help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicle pollution and oil import bill. So, जो सेंटर का जो एक स्क्रैपेज पॉलिसी निकला था, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसके आधार पे जो पुराने व्हीकल्स है, जो अनफिट व्हीकल है, अनफिट गाड़ियां हैं, उनको बंद कर दी जाएगी, उसको सस्पेंड कर दी जाएगी और नई गाड़ी इसको चालू की जाएगी। सो ये पॉलिसी को ऑटोमोटिव सेक्टर्स ने इससे वेलकम किया और कहा कि ये बहुत अच्छा पॉलिसी है। तो ये क्यों किया जाएगा? इससे व्हीकुलर पॉल्यूशन भी कम होगा और ऑयल इंपोर्ट बिल भी कम होगा। व्हीकल्स वुड अंडरगो फिटनेस टेस्ट आफ्टर 20 years in automated fitness centers in the case of personal vehicles and 15 years in case of commercial vehicles. पर्सनल व्हीकल्स के लिए 20 years ऑटोमेटिक फिटनेस होगा और कमर्शियल व्हीकल्स के 15 ईयर का फिटनेस होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, consumer will not be burdened by farm cess. Pointing at the intermediate need to improve agricultural infrastructure in the country, Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday announced an agriculture infrastructure and development cess on selected items such as petrol, diesel, apples, and alcohol. However, she stressed that this will not lead to any additional burden on the consumers. So, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कहना है कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सेस तैयार किया गया है, जो टैक्स तैयार किया गया है, जो पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल और भी अदर इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर लगाया जाएगा, ताकि फार्मर्स को ये टैक्स से जो पैसे आएंगे वो फार्मर्स को दी जाएगी, उनके डेवलपमेंट के लिए दी जाएगी। सो उनका ये भी कहना है कि इसके वजह से कोई भी कंज्यूमर को कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो कोई एडिशनल बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द पोस्ट बजट इंटरेक्शन विद द मीडिया, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड बेसिक कस्टम्स ड्यूटी रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड ऑन मोस्ट आइटम्स वेयर AIDC has been imposed so as to not put the burden on the end consumer. So कंज्यूमर को अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस देना पड़े तो दूसरी तरफ कस्टम ड्यूटी रेट जो है वो कम कर दी जाएगी, ताकि कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। नेक्स्ट, Center to Amalgamate
market laws into single code. The center on Monday announced setting up a single security market code by consolidating the provision of SCBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Security Acts 2007. तो ये सब एक्ट को प्रोविजन करते हुए सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड अनाउंस की जाएगी सेंटर की तरफ से. दिस वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन while presenting the union budget 2021-22 in parliament. Next, tax slabs remain unchanged. Without making any changes to the personal income tax slab, the Union Budget 2021-22 has provided relief to senior citizens in the filling of IT returns. So, जो टैक्स स्लैब्स है, टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंजेस, पर्सनल चेंजेस नहीं की गई और यूनियन बजट के आधार पे ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक रिलीफ है कि उनको अब टैक्स रिटर्न ज्यादा जल्दी देना नहीं पड़ेगा. रिड्यूस द टाइम लिमिट ऑफ आईटी प्रोसीडिंग्स का टाइम लिमिट कम कर दिया गया है. Announce the setting up of dispute resolution committee and faceless income tax appellate tribunal proceedings. So faceless dispute resolution committee को dispute किया गया है और faceless income tax appellate जो tribunal है उसको proceeding किया गया है. Provide relaxation for non-residents India. NRI जो है, जो non-residents Indian है, जो इंडिया में नहीं रहते हैं लेकिन इंडियन है, वो लोग के ऊपर ये रिलैक्सेशन किया गया है, उनको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा. Offered an increase in the exemption limit from ऑडिट की तरफ से एक exemption limit इंक्रीज किया गया है, जो लिमिट बढ़ाया गया है. एंड अकाउंटेड फॉर रिलीफ ऑफ डिवाइडेड इनकम, जो डिविडेंड इनकम है उसके ऊपर भी रिलीफ दिया गया है. टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन citizens aged 75 years or above, such taxpayers with only pension and interest income will be exempted from filling an IT return. तो 75 years एज के ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेंशन और जो इंटरेस्ट होता है, बैंक में जो इंटरेस्ट होता है उसके आधार पे ही उनका इनकम वही है और कोई इनकम नहीं है, तो उनके ऊपर आईटी रिटर्न लागू नहीं किया जाएगा, वो उनको आईटी रिटर्न नहीं देना पड़ेगा. द पेइंग बैंक विल डिडक्ट द नेसेसरी टैक्स ऑन द इनकम. सो नेसेसरी टैक्स जो है वो पेइंग बैंक की डिडक्ट कर लेगी, बाकी उनको और इनकम टैक्स रिटर्न देना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट, स्टेक सेल expected to fetch 1.75 lakh crore rupees. The government on Monday budgeted 1.75 lakh crores from stake sale in public sector companies and financial institution, including 2 PSU banks and 1 general insurance company in the next fiscal year beginning April 1st. So, stake sale जो होता है, जो कंपनीज का जो स्टेक सेल होता है, देखा गया कि उसमें 1.7 लाख करोड़ रुपीस का सेल किया जाएगा, वो बजट दिया गया है, स्पेशली 2 PSU बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी का. द अमाउंट इज लोअर देन द रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ विच वाज बजटेड टू बी रेज्ड फ्रॉम CPSE डिसइन्वेस्टमेंट इन द करंट फिस्कल ईयर. तो ये देखा जा रहा है जो नेक्स्ट करंट फिस्कल ईयर में जो डिसइन्वेस्टमेंट में से जो रेज किया जाएगा मनी 2.10 लाख रुपीस का, उससे जो अमाउंट दिया गया है वो कम होगा. नेक्स्ट इज वर्ल्ड न्यूज, और वर्ल्ड न्यूज में है मिलिट्री सीज पावर इन म्यांमार कूप. Myanmar's military seized power on Monday in the coup against the democratically elected government of Nobel laureate Aung San Suu Kyi, who was detained along with other leaders of a National League of Democracy party in early morning raid. तो अर्ली मॉर्निंग में म्यांमार के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको और उनकी जो पार्टी है नेशनल लीग डेमोक्रेसी, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया, रेड करके डिटेन किया गया म्यांमार मिलिट्री की तरफ से. द आर्मी सेड इट हैज कैरिड आउट द डिटेंशंस इन रिस्पॉन्स टू इलेक्शन फ्रॉड. आर्मी ने कहा कि उन लोगों ने इलेक्शन फ्रॉड किया था और इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया, डिटेंशन किया गया. हैंडलिंग पावर टू मिलिट्री चीफ मिन ऑन्ग हिलांग, और पावर मिलिट्री को दे दी गई, तो वो मिलिट्री पावर में अब ये म्यांमार चलेगी. एंड इम्पोजिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 1 year, और 1 साल का स्टेट ऑफ इमरजेंसी कर दिया गया है म्यांमार में.
एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 2 फरवरी का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है समटाइम्स यू नीड टू स्टेप आउटसाइड, get some fresh air and remind yourself of who you are and who you want to be। तो हमेशा हम लोग मेहनत करते हैं, हमेशा काम करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहिए और बाहर जाके खुली हवा में ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। कभी कभी ये थिंकिंग रखना चाहिए। हमेशा अगर हम लोग मेहनत ही करते रहेंगे, कभी खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये भी सही नहीं है। तो इंजॉय करें लाइफ को, मेहनत तो है, करनी तो पड़ेगी, बस इंजॉय करें और ये सोचे कि हम कौन है, हमें क्या बनना है, क्या स्टेप्स लेना है। बस थोड़ी टाइम खुद को भी देना चाहिए, तब जाके एक रिलैक्सेशन फील होती है, और ये रिलैक्सेशन फील होने के बाद ही आपका जो सक्सेस के लिए मोटिवेशन आएगा वो और ज्यादा अहमियत वाली होगी और ज्यादा बेहतर होगा, जो आपको और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए उकसाएगा कि हाँ अब आगे बढ़ना है हमें। तो हमेशा खुद को टाइम दे और खुद के बारे में भी सोचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।